गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से खबरों का पिटारा लेकर हम हाजिर हैं। आपका फेवरेट शो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हम आपको न सिर्फ देश भर की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपको ये भी इंस्पायर करते हैं कि सुबह सुबह थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और बिल्कुल फिट रहिए। यानी कि अगले 1 घंटे में हम आपको तमाम खबरें दिखाने वाले हैं, रफ्तार के साथ, अलग अंदाज में। आपके शहर, आपके राज्य की क्या है अपडेट, हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां दो पक्षों में ऐसी भिड़ंत हुई कि रजिस्ट्री ऑफिस जंग का मैदान बन गया। यहाँ पर जमकर लात घुसे चले, चप्पल चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। आप भी देखिए। यूपी के बदायूं का रजिस्ट्री ऑफिस उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से न सिर्फ लात घुसे चल रहे थे, बल्कि चप्पलों को हथियार बनाकर एक दूसरे पर जमकर बरसा रहे थे। वीडियो में देख सकते हैं कि दरवाजे से सटा एक पक्ष है तो उन्हें पीट रहे लोग दूसरे पक्ष। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं। करीब 20 सेकंड का ये वीडियो जब तक कैमरे में कैद हुआ, तब तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। मारपीट के बीच में ही उसमें से किसी ने बीच बचाव के लिए नेताजी नेताजी कहकर भी पुकारा, लेकिन नेताजी कहां इस मारपीट में घुसने वाले थे। वो नेता कौन था, वो भी इस वीडियो फ्रेम में नहीं आ सका। दोनों पक्ष जब तक रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद रहे, वो मारपीट करते रहे। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से चप्पलों से ज्यादा मारपीट की गई। मारपीट के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ तो कमरे के अंदर से इस नज़ारे को देखते रहे, तो कुछ इस मारपीट का वीडियो बनाने में जुट गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों में से किसी ने इस मारपीट की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मारपीट का मामला शांत हो सका। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रजिस्ट्री कार्यालय में मारपीट करने के लिए शांति भंग का मामला दर्ज किया है। बदायूं की रजिस्ट्री कार्यालय में जिस तरह से चप्पलों के साथ मारपीट हुई, ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और राजस्थान के झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तो ये कार कैसे आग के गोले में तब्दील हुई और उसमें जो लोग सवार थे दो, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी बचाई, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के झुंझुनू में कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाहर खड़ी एक कार में भयानक रूप से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में लगी इस आग से कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कार में मौजूद भाई बहन ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल कार में आग लगने की घटना उस वक्त घटी जब किठाना निवासी आशीष अपनी बहन के साथ एसपी ऑफिस किसी काम से आया था। उन्होंने अपनी कार कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर खड़ी की और दोनों भाई बहन कार में बैठे थे। तभी अचानक कार में आग लग गई। इसके बाद लोगों ने उन्हें बोनट में आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों भाई बहन ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर करीब 20 मिनट बाद पहुंची। जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया, तब तक आग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के कपूरथला में शुगर मिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। और इस धक्का मुक्की में कुछ महिलाओं को चोटें भी आई। उसके बाद क्या हालात वहां पर बने, देखिए रिपोर्ट में। पंजाब के कपूरथला में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब फगवाड़ा इलाके में स्थित शुगर मिल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की और झड़प हो गई। दरअसल अपनी मांगों को लेकर शुगर मिल के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की भी भारी तादाद शामिल थी। प्रदर्शनकारी मिल के अंदर न घुस सके, इसके लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन वहां मौजूद महिला प्रदर्शनकारी किसी भी हालत में मिल के करीब पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहती थी, जिसके बाद महिलाएं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने लगी। महिलाओं ने जैसे ही पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, वैसे ही महिलाएं एक साथ जमीन पर गिर पड़ी। एक तरह से वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान पुलिस ने भी महिलाओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई और उन्हें अस्पताल तक में एडमिट कराना पड़ा। जो वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी थी, उन्होंने धक्के दिए, डीएसपी ने करवाया है। ये देखिए लाठीचार्ज, ये पैर में चोट लगा है, हाथ में की बोनी टूटी है, हम लोग वहाँ गिर गए, मेरा चश्मा खराब हो गया। लाठीचार्ज, ये पेड़ में चोट मार रहे हैं, धक्का देके नीचे गिरा दिया, पैर में चप्पल नहीं है, ऐसे काम करते हो साहब।
इनाम देने की बजाय उन्होंने तानाशाही की जा रही है। महिलाओं के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद समर्थन करने पहुंचे किसान संगठन के लोग भी आक्रोशित हो गए। इसके बाद वो भी धरने पर बैठ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो रास्ता जाम करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज या महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की है उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए महिलाओं और प्रदर्शनकारियों को मिल के अंदर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। प्रीति, अक्सर हमने देखा है कि जब पुलिस शराबियों की चेकिंग करती है ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन बिहार के मोतिहारी में ये मशीन नहीं है। ऐसे में किस जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बिहार में मोतिहारी जिले में शराबियों की धरपकड़ के बाद उनकी जांच कैसे की जाती है, अगर आप भी देखेंगे तो न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि आपकी हंसी तक छूट जाएगी। दरअसल पुलिस ने रक्सौल में करीब 6 शराबियों को पकड़ा था। जब उन्हें जांच के लिए मंडलीय अस्पताल लाया गया तो उनके शराब पीने की जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से न करके बेहद देसी जुगाड़ की तरह जांच की गई। आरोपी ने शराब पी है या नहीं, इसके लिए डॉक्टर साहब ने जुगाड़ तकनीक लगाकर पहले एक पेपर लिया और फिर उसको कीप की तरह बनाकर आरोपी से उसमें फूंकने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर साहब इस कीप को सूंघकर पुलिस के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इन जनाब ने शराब पी है या नहीं। लेकिन इसमें लोचा ये है, शराब कितनी मात्रा में पी गई है वो सिर्फ डॉक्टर अंदाजा ही लिखेंगे। हालांकि जब इस जुगाड़ तकनीक का वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि उनके पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन नहीं है। हमारे यहाँ ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री और मरीज से पूछ के, लोगों से पूछ के उसका देखा जाता है और जो आप वैसा बता रहे हैं वैसा प्रारंभिक जांच में किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना % अल्कोहल का मात्रा ये सब नहीं बताया जा सकता। मोतिहारी में ऐसे ही जुगाड़ तकनीक से डॉक्टर रिपोर्ट बना रहे हैं और शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए आरोपियों को इस आधार पर ही जेल भेजने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आरोपी कितनी मात्रा में शराब पी है, इसका सटीक आकलन रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जा रहा है। और बिहार के छपरा में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया जहां नाव पलट गई और पूरी रात से बहती नदी में जिंदगी की तलाश की जा रही है। दरअसल किसानों से भरी ये नाव सरयू नदी के बीचों बीच में फंस गई, फिर बैलेंस बिगड़ गया और चीख पुकार बच गई। रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब किसानों और मजदूरों से भरी नाव नदी में पलट चुकी थी। रोजाना की तरह किसान अपने खेतों से शाम के वक्त घर लौट रहे थे। अंधेरा बढ़ चला था, रात होने वाली थी कि तभी नाव का बैलेंस बिगड़ा और चीख पुकार मच गई। इस नाव पर 18 लोग सवार थे। वक्त रहते स्थानीय लोगों ने 2 महिलाओं को तो बचा लिया, लेकिन बाकी लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी रही। शासन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। सारण के डीएम और एसपी मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ तो 9 लोगों को बचा लिया गया। दावा ये भी किया गया कि ये लोग खुद तैरकर बाहर आए। नाव में सवार बाकी 7 लोग अब भी लापता हैं। उस बोट पे कुछ लोग थे, उनसे जो है बातचीत करके जो है वो पता लगाया गया। उसमें है कि उस बोट पर जो है कुल 18 लोग थे। 18 लोग में जो है 9 लोग जो है वो सेफ हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 7 लोग जो है अभी भी मिसिंग हैं। जो अभी लोगों से बातचीत के क्रम में पता चला है कि इस गांव के जो लोग हैं डेली जो है वो सरयू नदी क्रॉस खेती के लिए जाया करते हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बीती रात से चल रहा है। 12 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जिंदगी की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। दिल्ली के शराब घोटाले मामले जांच में आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का सामना करना होगा और सुबह 11 बजे से केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। और इसके बाद अब सवाल तो ये भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाएंगे। देश के इकलौते कट्टर ईमानदार का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आज सबसे बड़ी परीक्षा है। आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के शराब घोटाले में उनके दामन पर कितने दाग हैं। आम आदमी की राजनीति करने वाली उनकी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में कितने अंदर तक धंसी हुई है, क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे बुलाया है।
इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में इसी सिलसिले में केजरीवाल से सवाल जवाब किया था। आज केजरीवाल को ईडी के सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जब अरविंद केजरीवाल अपने घर से ईडी के दफ्तर के लिए निकलेंगे तो उनके साथ दिल्ली सरकार के सभी मंत्री साथ जाएंगे। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी ईडी दफ्तर तक जाएंगे। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ घर से ईडी दफ्तर जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही पूरे घोटाले के किंग पिन हैं और मनी ट्रेल से ये बात साबित हो चुकी है। मेरा मानना है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही थे, किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये जो कॉल आया है ये निश्चित रूप से इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी से जोड़ के देखा जाना चाहिए जो अभी 338 करोड़ का ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ। ईडी के आरोपों के मुताबिक शराब घोटाला मामले में जो धुरी दिखती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। आरोप पत्र में ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बेहद खास विजय नायर को शह दी और दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन हैं। सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं तो सत्येंद्र जैन हेल्थ ग्राउंड पर मिली जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में दिल्ली की सियासी फिजा में ये बात घूम रही है कि हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए। अगर सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी घुमा फिरा कर दे रही है। आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से बीजेपी की इस दमनकारी नीतियों का और इस हिटलरशाही रवैये का मुकाबला करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने के हम लोग काबिल हैं। सवाल यह है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? क्या दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालेंगी या गोपाल राय को कमान सौंपी जाएगी या फिर आतिशी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या दिल्ली की कमान सौरभ भारद्वाज के हाथ आएगी? कुल मिलाकर आज का दिन न सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बेहद अहम है। तो केजरीवाल से होने वाली ईडी की पूछताछ ने सियासी पारा दिल्ली में बढ़ा दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। और इस बीच केजरीवाल की पेशी को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है ये खुलासा? सर रिपोर्ट में देखिए आप। आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल जी को कल जो ईडी का सम्मन दिया गया है वो पेश नहीं होने जा रहे हैं। ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी से पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। तो क्या केजरीवाल आज ईडी के सवालों का सामना नहीं करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये उठेंगे कि केजरीवाल क्या छिपाना चाहते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका भी जवाब दिया। सिरसा के मुताबिक ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए हो रही है कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर अपनी पत्नी को बिठाना चाहते हैं। तो अभी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी धर्मपत्नी जी को सारे एमएलए कहें कि जिनको सीएम बनाओ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं इनको सीएम बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ये सीएम की जो कुर्सी है वो अपनी धर्मपत्नी को दे सकें। इसके लिए अभी वो एमएलए के अंदर माहौल बना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। कई एमएलए मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसा आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने मुझे बताया। अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर उठा ये सस्पेंस थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को ईडी के समन को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के खिलाफ आज बीजेपी राजघाट पर धरना देगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी धरने का नेतृत्व करेंगे। केजरीवाल के खिलाफ इस धरने में बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस बीच केजरीवाल की पेशी से पहले दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। खासकर ईडी हेडक्वार्टर के पास खास बंदोबस्त किए गए हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सभी रास्तों पर पुलिस बैरिकेड लगाकर चेक करेगी। बाहर से आने वाले वाहनों को चेक करने के बाद नई दिल्ली जिले में एंट्री मिलेगी। नई दिल्ली क्षेत्र में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है।
और एक बड़ी खबर आपको बताएं, एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी ये बड़ी खबर ये है कि रामचरितमानस जलाने के मामले पर मुकदमा चलेगा। जी हां, राहत नहीं मिली है स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ आरोप पत्र और केस चलाने के आदेश को चुनौती दी थी। मौर्य का कहना था कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जबकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। लेकिन कोर्ट ने आरोप पत्र को देखने के बाद कहा कि मौर्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में रामचरितमानस जलाने के मामले में अब उन पर मुकदमा चलेगा, यानी बड़ी मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आगे हो सकती हैं। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आंदोलन की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है उसकी आग तेजी के साथ फैलती जा रही है और बीतते हर दिन के साथ ये आग और ज्यादा फैल रही है। और देखिए, आंदोलन का 9वां दिन है। मनोज जारंगे अब 9वें दिन पानी भी त्याग चुके हैं और जगह जगह महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ हो रही है और कहीं सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नांदेड़, लातूर, बीड़, ये तस्वीरें 3 हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हर जिले के किसी न किसी कोने से अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं प्रदर्शनकारी टायर जला रहे हैं तो कहीं सड़कों को जाम कर रखा है। डिमांड एक ही है, मराठा आरक्षण। दूसरी ओर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने अब जल भी त्याग दिया है, यानी अब तक वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे, अब वो पानी भी नहीं पिएंगे। वहीं दूसरी ओर 8 दिन बाद शिंदे सरकार एक्शन में दिखी तो सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में शरद पवार भी शामिल हुए। सीएम समेत सभी ने एक स्वर में यही कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। सरकार ने कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आंदोलनकारियों से वक्त मांगा है। वहीं मनोज जरांगे अब इस बात पर अड़े हैं कि सरकार मराठा आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाए। इस सब के बीच हिंसा रोकने के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में धारा 144 के साथ इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। और अब बात चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत कुछ दांव पर है। बीजेपी जहां 15 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस भूपेश बघेल के सहारे एक बार फिर सरकार हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम में कूद रहे हैं। प्रधानमंत्री की कांकेर में रैली होनी है, तो वहीं इस बीच टाइम्स नाउ नव भारत ने पूर्व सीएम रमन सिंह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में इस बार लड़ाई दिलचस्प है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। ये दावा और कोई नहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता कर रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर बार की तरह रमन सिंह इस बार भी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वो जीत का चौका लगाने उतरे हैं। रमन सिंह ने कहा है कि जनता खुद ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। जन घोषणा पत्र के किए गए वादे का क्रियान्वयन करने में असफल रही है कांग्रेस सरकार। दूसरा, विकास को पूरी तरीके से 5 साल में ठप कर दिया है। और तीसरा, करप्शन 15,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस सरकार ने किया। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है। रमन सिंह का मानना है कि जीत के बाद 1 घंटे में विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा। अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और रिजल्ट आने के बाद बैठकर तय करते हैं, विधायक दल तय करता है और विधायक दल का नेता तय हो जाता है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी इस बार कांग्रेस को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जनता क्या फैसला करती है, इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज क्रिकेट मैच होना है, लेकिन समा तो कल से ही बन गई थी और बंदे भी क्यों ना, जब वहां पर खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो पहुंचे थे। और वैसे एक और खास बात होने वाली है प्रीति, क्योंकि क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर कैसे वानखेड़े स्टेडियम में विराजमान होंगे, वो जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। इस नजारे को महसूस करिए, सोचिए। जहां क्रिकेट का क ख ग घ सीखा, वहीं अब क्रिकेट के भगवान बन गए हैं। ये तस्वीरें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की हैं।
मंच पर मुख्यमंत्री शिंदे समेत तमाम गणमान्य मौजूद हैं और मौका है इस मूर्ति के अनावरण का। देखा आपने, ये मास्टर ब्लास्टर का स्टैच्यू है, वही जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। अब वानखेड़े में तेंदुलकर की प्रतिमा भी लग गई है। स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के पहुंचने पर फैंस का जमावड़ा लगा। सचिन तेंदुलकर ने अपने फैंस को ऑटोग्राफ दिया। इस मौके पर तेंदुलकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को इस स्टैच्यू में भी शॉट खेलने की मुद्रा में दिखाया गया है और इसे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के करीब लगाया गया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने अद्भुत स्टैच्यू के अनावरण के मौके पर सुनिए क्या कहा। मुझे खुशी हुई जब एमसीए ने मुझसे कहा कि आपका एक स्टैच्यू वानखेड़े में लगाया जाएगा। मैं इसके लिए बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ। वानखेड़े की मेरी पहली यात्रा 1983 में हुई थी। वेस्ट इंडीज की टीम वानखेड़े में खेल रही थी। हमारे पास केवल 24 टिकट थे और हम 25 बच्चे थे। उन्होंने मुझे तब छुपाया और वो ऐसा करने में कामयाब रहे। बता दें कि तेंदुलकर की प्रतिमा को राज्य के अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने बनाया है। तेंदुलकर ने यही नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के दौरान भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट खेला था। उसके करीब 10 साल बाद तेंदुलकर के घरेलू मैदान यानी वानखेड़े स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कल शाम एक बड़ा हादसा हो गया। गहरी खाई में एक गाड़ी जा गिरी। दरअसल हादसे के बाद वहां का मंजर इतना खौफनाक था कि उसे देखकर कोई कांप जाए। आप रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से नीचे खाई में गिरी इस गाड़ी की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। पूरी की पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई है। न गाड़ी की छत बची है, न ही बॉडी पार्ट सही सलामत है। ये दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ, जहां कोटली के धनियारा के पास बुधवार शाम एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। जैसे ही गाड़ी खाई में गिरी, वहां चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मदद पहुंचाई। जब तक कुछ पता चलता 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे, जो किसी शादी समारोह में शामिल होने गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। जब ये गाड़ी मंडी में कोटली के धनियारा के पास पहुंची तो संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी होने वाली है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे उन्हें तलब किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर की तरफ के जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केजरीवाल की पेशी के चलते सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया है। 11 बजे ईडी पूछताछ करेगी। केजरीवाल से सवाल तमाम होंगे ईडी का, जिनको सामना अरविंद केजरीवाल को करना होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली की सियासत का काफी अहम दिन है। तो बड़ी खबर, आज 11 बजे पेशी होनी है और उसके बाद ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरफ पूछताछ के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक रास्ते जो कि ईडी के तरफ यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस की तरफ पहुंचने वाले हैं, उन सभी रास्तों के ऊपर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। ईडी का दफ्तर है ये देखिए, और यहाँ पे भी अंदर की तरफ जो रास्ता है वो ईडी के दफ्तर की तरफ जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी से ही जो बैरिकेडिंग है वो शुरू कर दी है और यहाँ पे 1 लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल की बैरिकेडिंग की जा रही है। यानी कि जैसे ही आप एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे तो 1 लेवल की बैरिकेडिंग आपको यहाँ दिखेगी। उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे जब थोड़ा सा आगे 1 लेवल की बैरिकेडिंग आपको एक और दिखेगी और इसके बाद ईडी के गेट के ऊपर जो है वहां 1 लेवल की बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। यानी कि ईडी के दफ्तर के सामने ही जो 3 लेवल की बैरिकेडिंग है वो की गई है। इसके अलावा ईडी की तरफ आने वाले हर रास्तों पे जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है। एक गाड़ियां जो ईडी की तरफ आ रही हैं उनको जांच के परख के ही आगे भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो है वो अभी से ही देखिए, दिल्ली पुलिस की वैन लग गई है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। अभी से ही जो सुरक्षा है इस पूरे इलाके की वो शुरू कर दी गई है। सुरक्षा जो है वो तंदुरुस्त करने की जो है कवायद